आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही थी, लेकिन पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया कैसे? आपके सामने बुक रखी है, पेन रखा है, टेबल है। अगर आपको पेन के ऊपर फोर्स लगाना है, फोर्स कैसे लगाओगे? उसके ऊपर उसके को टच करोगे, कांटेक्ट बनाओगे, तभी तुम उसके ऊपर फोर्स लगा पाए। क्या बिना कांटेक्ट लगाए तुम पेन के ऊपर फोर्स लगा सकते हो? नहीं। लेकिन एक ग्रेविटेशनल बॉडी ने दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया, जो कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को फिजिकली टच किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी फोर्स एक्सर्ट कर दिया। तो फोर्स लगा किस वजह से? उसके लिए हमने एक अपना कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड के it is the region in surrounding of a mass where other masses experiences a gravitational force. एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब एक मास ने अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई। क्या बनाई? ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी दूसरा मास आएगा, तो उस मास के ऊपर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो अगर हमारे उस फील्ड वाले रीजन में अलग अलग पॉइंट पे अगर मासेस को रखोगे, तो क्या सभी मासेस पे सेम फोर्स लगेगा? नहीं, क्योंकि एक मास दूसरे मास के ऊपर जो फोर्स जो लगाते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस। सो ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने एक ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा है, उस पोजीशन की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा। सो देन वी विल से द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल चेंज कंटिन्यूसली। से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रीजन है, और इस रीजन में आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस रीजन में क्या है आपके पास? ग्रेविटेशनल फील्ड। इस ग्रेविटेशनल फील्ड पे आपने कोई भी एक टेस्ट मास रखा। क्या रखा? P पॉइंट पे m0, जहां पे मैंने m0 को क्या नाम दिया? टेस्ट मास। और मैंने ये देखा कि टेस्ट मास के ऊपर जो फोर्स जो लगाया वो फोर्स के डायरेक्शन में लगा। से फॉर एग्जाम्पल, इस रैंडम डायरेक्शन में इस टेस्ट मास के ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, सो जो फोर्स जो एक्सपीरियंस हुआ इस टेस्ट मास के ऊपर, force divided by mass will give me the strength of the gravitational field at the given point P. Will give me the strength of the gravitational field at the given point. So I can say that at a point in gravitational field, it is measured as the force experienced by a unit mass, by a unit test mass. बात समझ में आई? At a point in the gravitational field, the gravitational field strength is measured as the force experienced by a unit test mass. ठीक है, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, इसके बारे में दूसरा पॉइंट, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स किसकी वजह से लगाए? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या रही होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। इट इज वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल g के ऊपर वेक्टर साइन लगा के। ठीक है, सो एट द पॉइंट P आई कैन डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? g वेक्टर से। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? P पॉइंट पे। दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मास डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास इटसेल्फ। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और मास की यूनिट क्या है? केजी।
सो इट विल बी न्यूटन पर केजी, और न्यूटन पर केजी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो बेसिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हैव द यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की. ठीक है, इसलिए आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को दूसरा नाम क्या दे सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at a point in gravitational field, at a point in gravitational field. बात समझ में आई? ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड समझ में आया कि एक मास ने अपने सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई. उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी आप कोई दूसरा एक्सटर्नल मास लाके रखोगे तो उस एक्सटर्नल मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स लगा. फोर्स कितना लगेगा, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मिला. उस फोर्स को अगर आप एक्सटर्नल मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द गिवन पॉइंट. ठीक है, आगे देखें. तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक पॉइंट मास की वजह से कैलकुलेट करके देखते हैं. मान लो आपके पास जो पॉइंट मास था वो है इस पोजीशन पर m, और m पोजीशन से किसी डिस्टेंस r पे जाके आपने एक रैंडम पॉइंट लिया p. रैंडम पॉइंट कौन सा लिया, p. p पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो p पॉइंट था वो आपके गिवन मास से कितने डिस्टेंस पे है, x वेक्टर डिस्टेंस पे. सो p पॉइंट पे आप एक इमेजिनरी टेस्ट मास रख दोगे. p पॉइंट पे क्या रख दोगे, इमेजिनरी टेस्ट मास. अब बोलोगे जो आपका मास m था उसने टेस्ट मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया होगा. वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या रही होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस और टुवर्ड द मास. सो m नॉट के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां वो कहां पे लगेगा, इस गिवन डायरेक्शन में. ठीक है, और टेस्ट मास के ऊपर रखा है लगाए, इसलिए हम इसको f नॉट से रिप्रेजेंट कर दें. f नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैपिटल G m इंटू m नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, so I'll say the gravitational field strength at P due to point mass m. कितना आएगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ P पॉइंट पे, वेक्टर में नहीं लिखते, सिर्फ P पॉइंट पे अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा, जितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय जिस मास के ऊपर फोर्स लगा. किस मास के ऊपर लगा है, टेस्ट मास m नॉट के ऊपर. सो f नॉट डिवाइडेड बाय m नॉट, और अगर f नॉट डिवाइड बाय m नॉट अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल कम आउट टू बी gm अपॉन एक्स स्क्वायर. बात समझ में आई, कितना आएगा, gm अपॉन एक्स स्क्वायर. सो मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड किया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड किया, एक तो किस मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किए. यहाँ पे जो आपका मास m जो है ना, मास m हैज क्रिएटेड अ ग्रेविटेशनल फील्ड इन इट्स सराउंडिंग which extends from the mass itself. कहाँ से शुरू होते हैं, मास से, और कहाँ तक जाते हैं, एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द मास इटसेल्फ अप टू इंफिनिटी. कहाँ तक जाते हैं, मास से शुरू हुआ और कहाँ तक की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन दी, इंफिनिटी तक. मतलब एक मास ने इंफिनिटी रीजन तक क्या बनाया है, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन बनाया है. ठीक है, और दूसरा जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पॉइंट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द मास. P पॉइंट की जगह अगर आपके पास कोई दूसरा पॉइंट रहा होता, से फॉर एग्जांपल Q पॉइंट यहाँ पे, और Q पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस x ना होके डिस्टेंस कितना हो जाता, y. सो Q पॉइंट पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो आती वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आती, y स्क्वायर के. y x से अलग है, इसलिए Q पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा, डिफरेंट. समझ में आई बात? ठीक है, सो वेक्टरली आई कैन राइट फ्रॉम हियर in the vector form, I can write that the gravitational field strength at the given point P will be given by gm upon x square. तो मुझे क्या मिला था, मैग्नीट्यूड. इसको मैं x कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, डायरेक्शन. और
एम पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड द एम पॉइंट है, जबकि आपका एक्स कैप कहाँ पे आएगा, एम से पी की तरफ। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पी पॉइंट पे एक्स कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम साथ में क्या लगा देंगे अपने फॉर्मूले में, नेगेटिव साइन, ठीक है। और एक्स कैप को अगर मैं वेक्टर से रिप्लेस करूँ तो इट विल बी जी एन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है। दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट मास। किसकी वजह से आएगा, पॉइंट मास की वजह से। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एक पॉइंट मास हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो एक्सटेंडेड बॉडी हो। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसका मास उसके कुछ डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इन दैट केस हाउ विल यू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस गिवन बॉडी विच इज हैविंग अ कंप्लीट मास ऑफ m, और इस बॉडी से किसी पॉइंट p पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि गिवन पॉइंट p से आप किसी रैंडम डिस्टेंस पे आओ, r डिस्टेंस पे आओ, और वहां पे एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लो dm। छोटा सा क्या ले लो, एलिमेंटल मास dm। अब इस dm मास की वजह से p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो आप r वेक्टर डिफाइन करोगे। r वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एलिमेंटल मास dm से p पॉइंट की तरफ जाता हुआ वेक्टर, जहां पे वेक्टर का टेल कहां पे आएगा, एलिमेंटल मास पे, और हेड कहां पे आएगा, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है। सो मैं फिर आगे क्या बोलूंगा, सिर्फ मुझे p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था तो मैं p पॉइंट पे ही एक यूनिट मास एज्यूम कर लूंगा। p पॉइंट पे एक छोटा सा टेस्ट मास एज्यूम करूंगा। वो टेस्ट मास कितना लूंगा, m नॉट, और m नॉट के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कहां पे होगा, टुवर्ड द एलिमेंटल मास dm, ठीक है। अब यहाँ पे m नॉट से ही मुझे बाद में डिवाइड भी करना है, और मेरे पास फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, gm अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे m नॉट को ना रख के मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मुझे p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड मिली होगी वो इस डायरेक्शन में मिली होगी। इनसे छोटा मास था इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कौन सी मिली, छोटी वाली। सो आई विल राइट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट p ड्यू टू किसकी वजह से मिला है, dm की वजह से। कितना मिला ये, dg वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, g इंटू डी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये तो मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ dm की वजह से। अगर dm को ना लेके अगर मेरे पास कंप्लीट बॉडी मुझे लेनी होती, ये कंप्लीट बॉडी, सो जो मेरे को फील्ड स्ट्रेंथ जो मिला है इसको अगर मैं पूरी बॉडी के लिए अगर इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं इसको पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा पूरी बॉडी में जो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड था वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास की वजह से p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, हाँ या ना, ठीक है। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट p ड्यू टू होल बॉडी, पूरी बॉडी की वजह से जो मिलेगा कितना होगा, p पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, gp वेक्टर होते हैं इसलिए वेक्टर का साइन लगा दिया। दिस विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dg वेक्टर, मींस इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ gm अपॉन r क्यूब इंटू आर वेक्टर, और इंटीग्रेट कहाँ पे करूंगा, पूरी बॉडी के ऊपर। बात समझ में आया, ठीक है। जैसे निकाल के देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड। इन दिस केस यू आर गिवन अ रॉड हैविंग अ मास m, और इस रॉड की लेंथ कितनी गिवन है आपको, l लेंथ गिवन है। रॉड की लेंथ कितनी गिवन है, l। इस रॉड के राइट एंड से, रॉड के राइट एंड से x डिस्टेंस पे जाके या r डिस्टेंस पे जाके हमारे पास एक पॉइंट p है, ठीक है। मुझे इस रॉड की वजह से p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने, क्या कैलकुलेट करने, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या किया, मैं p पॉइंट से किसी रैंडम डिस्टेंस x पे आया, और x पे आके मैंने dx विड्थ का एक छोटा सा क्या लिया, एलिमेंट लिया। p पॉइंट से x डिस्टेंस पे आके dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ एलिमेंट को अगर मैं dm मानूं तो ये dm कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, where lambda represents the mass per unit length of the given rod।
टोटल मास कितना है m, लेंथ कितनी है रॉड की l, सो मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा m/l इंटू dx विल गिव मी द एलिमेंटल मास dm। अब जो मेरा पॉइंट P है ना वो मेरी रॉड की एक्सेस पे है, रॉड की एक्सेस पर है, सो आई विल से दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे एट P ड्यू टू द एलिमेंटल मास dm, ड्यू टू dm कितना आएगा ये, जो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है P पॉइंट पे इस एलिमेंटल मास की वजह से कितना आएगा, सिंस मास छोटा सा था इसलिए क्या लिखेंगे dg, और ये आएगा किसके बराबर g dm अपॉन एक्स स्क्वायर, g dm अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, dm कितना है m अपॉन l इंटू dx, सो पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट g m अपॉन l इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंटल मास की वजह से P पॉइंट पे, ठीक है। अगर मेरे को कंप्लीट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूंगा। मेरे x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, P पॉइंट से जब मैं सबसे पहले जाऊंगा तो मुझे x कहाँ पे मिलेगा, r डिस्टेंस पे, कहाँ पे मिलेगा r डिस्टेंस पे, और जब मैं r डिस्टेंस पे था और वहां से लेके मेरा x कहाँ तक वेरी कर सकता है, ओवर द कंप्लीट लेंथ, सो x मेरा कहाँ तक आ सकता है r प्लस एल, सो मेरे इंटीग्रल में अपर लिमिट क्या होगी r से लेके l तक की, अपर लिमिट क्या होगी r प्लस एल, और जब मैं इस पूरे को अपनी रॉड की लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरी रॉड की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। इट इम्प्लाइज G विल बी इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन l, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल क्या बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ r टू अपर लिमिट ऑफ r प्लस एल। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स, सो इट विल बी gm अपॉन l इंटू माइनस 1 बाई एक्स, और इंटीग्रल लिमिट क्या होगी r से लेके r प्लस एल तक की। अब जो मेरा फंक्शन जो है उस फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट, माइनस फंक्शन में क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। नेगेटिव साइन को पहले मैं बाहर लेके आ रहा हूं, सो आई कैन राइट माइनस gm अपॉन l, और मेरे पास फंक्शन क्या बचेगा, इस नेगेटिव साइन को अगर मैं बाहर ले आया सो फंक्शन क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, अब वहां पे लिमिट पुट करो, सो इट विल बी 1 अपॉन r प्लस एल माइनस 1 बाई आर। अब दोबारा नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P कितना मिल जाएगा, gm अपॉन l इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस एल। समझ में आई बात, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, मुझे यहां से मिल गया मैग्नीट्यूड, बचेगा क्या डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, सिंपली एनालिसिस से वहां पे हम बोलेंगे कि जो मेरी रॉड जो थी, जो मेरी रॉड है, रॉड का मास कितना है m, और वो मास उसके पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड था। इस रॉड की वजह से P पॉइंट पे रखे हुए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रॉड, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रॉड। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P will also be given by in this direction only. Since it is attractive in nature, तो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द रॉड। ये हमने किस पॉइंट पे निकाला, एक्सियल पॉइंट पे। Now in the second case, we'll calculate the gravitational field strength at an equatorial point of the rod. So in this case, I am taking the point P at a distance of r from the center of the rod, where the rod has a mass of m. रॉड का मास कितना है m, और रॉड की लेंथ कितनी गिवन है l, ठीक है, समझ में आया। अब इसकी वजह से अगर हमें निकालना होगा तो P पॉइंट से अगर मैं रॉड के अलग अलग पॉइंट देखूंगा तो हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या है P पॉइंट से अलग है, जिसकी वजह से P पॉइंट पे रॉड की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं, हर जगह क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिछले केस की तरह सेंटर ऑफ द रॉड से किसी रैंडम डिस्टेंस x पे जाके dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। क्या ले लिया, छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या आएगी, डायरेक्शन क्या आएगी, इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग आएगी डायरेक्शन। जो मेरा स्मॉल मास dm जो है वो P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा।
So dg vector will be along this dotted line and will be attractive in nature. So dg vector will be toward the mass dm. ठीक है, अगर हम देखें तो इस dg वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. dg वेक्टर के क्या बनेंगे? दो कंपोनेंट. किस वजह से? बिकॉज इट इज मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल. कुछ इसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है ना. लेट द एंगल इज थीटा. सो dg का एक कंपोनेंट जो मेरे y डायरेक्शन में जो आएगा या इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग जो आएगा, दैट विल बी गिवन बाय dg cos थीटा. और दूसरा कंपोनेंट जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी गिवन बाय dg sin थीटा. कितना आएगा? dg sin थीटा. डन. अब मैं इस एलिमेंटल मास dm की वजह से पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालूं, मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा? इफ dg is gravitational force, gravitational field strength is gravitational field strength कहाँ पे? at point P. किसकी वजह से? ड्यू टू मास dm. तो ये dg का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? g dm अपॉन डिस्टेंस मास का p पॉइंट से. डिस्टेंस कितना होगा? देखो मेरे सेंटर से लेके p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r. सेंटर से लेके p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r. और सेंटर से लेके dm पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? x. तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर है r, बेस है x, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सो द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? gm अपॉन r स्क्वायर. क्या होता है? gm अपॉन r स्क्वायर. इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के दो कंपोनेंट आए थे. एक आया था dg sin थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, और दूसरा कंपोनेंट कितना आया था? dg cos थीटा जो इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग गई. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन. जैसा मैंने अपना x कंपोनेंट माना है, x एक एलिमेंट माना है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर, ऐसे ही मैं अपने सेंटर से टुवर्ड लेफ्ट x डिस्टेंस चल के dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंटल मास यहाँ पे भी ले सकता हूँ. ये एलिमेंटल मास एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज रखता है जो हमारा ग्रीन वाला एलिमेंटल मास dm है. इस ब्लू वाले एलिमेंटल मास की वजह से जो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो ब्लू कलर वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी. और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मेरे पास कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? dg sin थीटा. और ये वाला dg sin थीटा मेरे दूसरे वाले dg sin थीटा के साथ क्या हो जाएगा? इक्वल. बट डायरेक्शन में क्या हो गया? ऑपोजिट. तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट. तो P पॉइंट पे जो मुझे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो मिलेगी, P पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो कहां पे मिलेगी? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. कहां पे मिलने वाली है वो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मतलब कौन से कंपोनेंट की वजह से मिलेगी? dg cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से मिलेगी. ठीक है. सो अगर मेरे को नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है P पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट P. मतलब GP कैसे मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ dg which will be given by it will be given by integral of dg cos थीटा. कैसे मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ dg cos थीटा. ठीक है. और वैल्यू डालो dg cos थीटा की. dg कितना आएगा? g dm अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा. अगर ट्रायंगल में देखोगे तो वहां पे थीटा एंगल कौन सा है? थीटा एंगल ये वाला है हमारा. और इस थीटा एंगल के लिए cos थीटा की डेफिनेशन क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, where the base is equal to r and the hypotenuse is equal to under root of r square plus x square. So putting the value of cos theta over here, आपके पास क्या टर्म आएगा? देखो cos theta की वैल्यू डालो. So it will be r upon under root of r square plus x square.
इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे जो मेरा एलिमेंटल मास डीएम है, एलिमेंटल मास डीएम जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम जैसे हमने पिछले केस में निकाला था, इट विल बी इक्वल टू m/l इंटू डी एक्स। सो हमारे इंटीग्रल वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल को क्या चीज बना, x बताओ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मेरे सेंट्रल पॉइंट से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड -l/2 डिस्टेंस और टुवर्ड राइट हैंड साइड +l/2 डिस्टेंस। कौन सा वाला, अगर मैं अपने डायग्राम में देखूं तो जो मेरा x है ये नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इधर तक, जो कितना होगा -l/2, और टुवर्ड राइट हैंड साइड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, +l/2। सो इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक की आएंगी, फ्रॉम -l/2 टू +l/2। ठीक है, सो हम इंटीग्रल लिमिट क्या पुट करेंगे, -l/2 से लेके +l/2 तक। अब यहाँ पे जो भी आपके कांस्टेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रल साइन से बाहर लेके आओ। कांस्टेंट क्या क्या है, कैपिटल G, dm की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल m/l इंटू डी एक्स, जहाँ पे कैपिटल m/l भी मेरा क्या आएगा, कांस्टेंट, और एक मेरे पास इंटीग्रल साइन से बाहर डिस्टेंस r भी आएगा, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा, dx अपॉन r² प्लस x² की होल पावर 3/2, और इंटीग्रल लिमिट क्या है, फ्रॉम -l/2 टू +l/2। अब इस वाले इंटीग्रेशन को ध्यान से समझो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन, इस टाइप का इंटीग्रेशन पहली बार कर रहे होगे। यहाँ पे हम अपने एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उस सब्स्टिट्यूशन में हम क्या मानेंगे कि लेट x इज इक्वल टू r tan थीटा, x इसके बराबर आएगा, r tan थीटा के बराबर आएगा। सो सबसे पहली बात तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, r² प्लस x² की वैल्यू कितनी आएगी, r² प्लस r² tan² थीटा, r² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस tan² थीटा, और 1 प्लस tan² थीटा क्या होते हैं, sec² थीटा के बराबर। सो r² प्लस x² की वैल्यू कितनी आएगी, r² sec² थीटा, पहली बात ये। दूसरा, अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, x को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, सो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx, और r tan थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, r sec² थीटा इंटू डी थीटा, कितना आएगा, r sec² थीटा डी थीटा। एक पॉइंट और देखो, हमारे पास इंटीग्रल जो है उसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, r² प्लस x² की होल पावर 3/2। सो r² प्लस x² की होल पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ r² sec² थीटा की होल पावर 3/2, विच इज बेसिकली r sec थीटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितना आएगा, 3/2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, r sec थीटा का, इट विल बिकम r sec थीटा का होल क्यूब, विच इज बेसिकली r³ sec³ थीटा, विच इज r³ sec³ थीटा। ठीक है, सो जो मेरे पास dx की वैल्यू जो आई है, वो dx को मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, और दूसरा, जो मेरे पास डिनोमिनेटर में r² प्लस x² आया है, उसको मैं क्या डाल सकता हूँ, r³ sec³ थीटा। डन। इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P कितना आएगा, gm/r/l। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का होगा, न्यूमरेटर में क्या आया, dx, और dx की जगह हमने क्या लिखा है, r sec² थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था, r² प्लस x² की होल पावर 3/2, विच कम्स आउट टू बी r³ sec³ थीटा। कितना आया, r³ sec³ थीटा। सो अब देखो, हमारे पास न्यूमरेटर में एक r आया, और डिनोमिनेटर में क्या है, r³। तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ r, न्यूमरेटर में है sec² थीटा, डिनोमिनेटर में sec³ थीटा। तो sec² थीटा से sec³ थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ sec थीटा। 1/sec थीटा कितना होता है, cos थीटा। सो यू विल गेट gm/LR इंटीग्रल ऑफ cos थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज gm/LR इंटू sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रल कितना आया, sin थीटा। अब दोबारा अपने इंटीग्रेशन में देखो, जो हमने ये वाला ट्रायंगल जो एज्यूम किया था, इस ट्रायंगल में sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
where the perpendicular is equal to x and the hypotenuse is equal to under root of r square plus x square. वैल्यू पुट करो साइन थीटा की, x अपॉन अंडर रूट ऑफ r square plus x square, so it will be gm अपॉन एल आर इंटू x अपॉन r square प्लस x square. ठीक है, और जो मैंने अपने यहाँ फंक्शन जो पुट किया है साइन थीटा का, इसमें लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. सो हम ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू बी माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू. सिंस आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के केस में जब भी आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट पुट कर रहे हो, दोनों लिमिट के पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, gm, इट विल कम आउट टू बी gm अपॉन एल आर. पहले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो l बाई टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस l बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो माइनस एल बाई टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे कंपेयर करो, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि माइनस एल बाई टू का स्क्वायर भी जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और न्यूमरेटर के दोनों नेगेटिव साइन आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. तो दोनों क्वांटिटीज क्या आएंगे, सेम. तो मैं लिख सकता हूँ, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे, यू विल गेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू gm अपॉन r अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का होल रूट. ठीक है, l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का होल रूट. दिस विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इनवर्ट डायरेक्शन. इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इनवर्ट डायरेक्शन. समझ में आया. आगे देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग. यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले केस में आई विल कैलकुलेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, वेयर आई एम गिवन अ रिंग हु इज हैविंग अ मास m और उसका रेडियस कितना है, r. सो सेंटर C पे अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रिंग. मैंने एक ब्लू कलर का ये छोटा सा एलिमेंट लिया, और इस एलिमेंट का मास कितना मानूंगा, dm. एलिमेंट से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस r के बराबर. सेंटर से जो मेरा एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस r के बराबर. और इस dm मास की वजह से सेंटर पे जो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, मास की डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या डायरेक्शन आएगी, ये वाली. अच्छा, जहाँ पे मैंने अपना एलिमेंटल मास माने, इससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी मैं एक एलिमेंटल मास मान सकता हूँ. यहाँ पे भी एक मैं दूसरा एलिमेंटल मास मान सकता हूँ, जिसका डायमेंशन सेम होने की वजह से उसका मास भी क्या आएगा, सेम. और इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो भी क्या आएगा, रेडियस r के बराबर. और जो दूसरा वाला मैंने अपना एलिमेंटल मास dm जो माने, उस dm की वजह से मेरे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट. अब ये बताओ, जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है dg, जी किसके बराबर रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इनटू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. नाउ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बोथ द एलिमेंट्स कम्स आउट टू बी द सेम. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट. सो इस तरीके से अगर मैं अपने रिंग पे कोई भी मास लूं, उस मास के डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही मास रखा हुआ है जो सेम डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से सेंटर पे हमेशा जो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट. सो पूरे रिंग की वजह से मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे अगर मैं देखूंगा तो वो क्या आएगा, हर डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट. तो नेट कितना हो जाएगा, 0. एंड फॉर दैट रीजन आई विल से that the gravitational field strength at the center of a uniform ring will come out to be 0. समझ में आया, कितना आएगा ये, 0. अगला देखो, एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग. एक्सियल पॉइंट ऑफ द रिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक रिंग गिवन है जिसका मास है m और इसका रेडियस है r, और इसकी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है p.
इसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इस रिंग की वजह से। सो इस केस में हम क्या करेंगे, दोबारा अपना एक एलिमेंट लेंगे। सो लेट अस से दैट आई हैव टेकन दिस रेड कलर्ड एलिमेंट ऑन द रिंग, ठीक है, और इस एलिमेंट का मैंने मास कितना लिया, dm। लेट अस ऑल्सो डिफाइन द एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। let the ring is in the xy plane, रिंग मेरी है xy प्लेन में। सो जो मेरा एक्सियल लाइन है वो लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में। जो मेरी एक्सियल लाइन है वो लाइन कौन सी डायरेक्शन में आ गई, अलोंग z डायरेक्शन, इन सच अ वे। डन। सो हाँ, तो जो मैंने अपना एक छोटा सा एलिमेंट dm जो माना है वो dm की वजह से p पॉइंट पे, dm की वजह से p पॉइंट पे जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द एलिमेंटल मास dm एंड द पॉइंट p। और डायरेक्शन क्या आएगी, p पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, मास की डायरेक्शन में। So at the point P, the gravitational field will be along this direction. Done. और सिंस ये छोटे मास की वजह से थी इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या है हमारा, छोटा था। अब जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज मेकिंग सम रैंडम एंगल अल्फा विद द एक्सियल लाइन। इतने एक्सियल लाइन के साथ कोई छोटा एंगल अल्फा बनाया है। dg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कितना आएगा, dg sin अल्फा, और दूसरा आएगा एक्सियल लाइन के अलोंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग विच विल बी dg cos अल्फा। ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने अपना dm मास जो माना है, एक dm मास के डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे, dm मास के डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे भी मैं एक सिमिलर मास dm मान सकता हूँ। और ये dm का p पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस दिखूंगा तो वो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम वही डिस्टेंस होगा जो मेरे रेड कलर वाले एलिमेंटल मास का होगा। जो मेरे रेड कलर वाले एलिमेंटल मास का p पॉइंट से डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस मेरे पिंक कलर वाले एलिमेंटल मास का है। जिसकी वजह से अगर मैं डायरेक्शन देखूँ सो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। इसने भी सेम उतना ही एंगल बनाया होगा जितना मेरे रेड वाले मास ने बनाया होगा, क्योंकि वो dm मास मेरा पिंक वाला जो है इट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, कैसे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट रखा हुआ था, इसलिए सारे एंगल सारे डिस्टेंस सब कुछ क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में विच विल बी dg sin अल्फा, और दूसरा आएगा एक्सियल लाइन के अलॉन्ग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क विच विल बी dg cos अल्फा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में dg sin अल्फा रेड कलर वाले मास की वजह से और dg sin अल्फा पिंक कलर वाली मास की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, इसलिए नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क। और किसकी वजह से आएगी, dg cos अल्फा की वजह से। किसकी वजह से आएगी, dg cos अल्फा की वजह से। तो यहाँ पे अब हम दो अपने पैरामीटर चूज करते हैं। एक तो हमने बोला p पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, p पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो डिस्टेंस कितना होगा, अलॉन्ग z एक्सिस रखा था तो हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना है, z, वो डिस्टेंस कितना है, z। और सेंटर से जो मेरा एलिमेंटल मास रेड कलर वाला है उसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस r के बराबर। सो p पॉइंट से dm मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जो मेरा रिंग का टोटल मास m है वो उसकी पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इन दैट केस द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, वो कितना आएगा, कैपिटल M अपॉन 2πr। सो द मास ऑफ द एलिमेंट, मास
ऑफ एलिमेंट, कितना मानते हैं हम, dm, और वो dm कितना आएगा, लैम्डा इंटू dl, वेयर dl इज द आर्क लेंथ। dl कौन सी है, ये वाली आर्क लेंथ, ठीक है। सो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एंड dl इज योर आर्क लेंथ। वैल्यू पुट करो, सो आपके पास एलिमेंटल मास कितना आएगा, m अपॉन 2πr इंटू dl, m अपॉन 2πr इंटू dl। अब इस एलिमेंटल मास की वजह से p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट p ड्यू टू dm, कितना आएगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, देखो dg विल बी इक्वल टू g इंटू dm डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आया था dg, हमें क्या निकालना था, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड किस वजह से आई है, dg का वो वाला कंपोनेंट जो अलोंग द एक्सियल लाइन था। कौन सा कंपोनेंट है था, dg cos अल्फा। सो नेक्स्ट आई विल राइट डाउन द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज G, कैसे मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ dg cos अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ dg cos अल्फा। वैल्यू पुट करो, सो G विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dg की जगह क्या पुट करेंगे, G इंटू dm, और dm की जगह भी क्या पुट कर देंगे हम, जो हमें वैल्यू गिवन है एलिमेंटल मास की, m अपॉन 2πr। सो विल राइट m अपॉन 2πr इंटू dl, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मीन्स यू विल गेट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा। डायग्राम से देखो, cos अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, where the base is equal to z and hypotenuse is equal to under root of r square plus z square. So cos alpha की जगह हम क्या लिख लेंगे, z upon under root of r square plus z square, under root of r square plus z square। अब यहाँ पे ये बताओ आपके पास कांस्टेंट क्या क्या है, उन सभी कांस्टेंट के ऊपर हम छोटे छोटे टिक लगा लेंगे। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द रिंग वाज द कांस्टेंट, 2 and pi are mathematical constants, r the radius of the ring is constant, और देखो z the distance of the point p from the center of the ring it is also a constant। डिनोमिनेटर में आओ, so r radius of the ring is a constant, और z distance of the point p from the center of the ring it is also a constant। तो आपके पास वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dl वेरिएबल बचा आपका, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट विच वॉज टेकन ऑन द रिंग। जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सारे सारे तो आपके इंटीग्रल साइन से बाहर आ देंगे, ले आओ बाहर। सो क्या लिखेंगे, जी एम जेड अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2, और इंटीग्रेशन किसके बचेगा, dl का, ठीक है। dl क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिंग, और इस dl को जब मैं पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ द रिंग। कैसे, मैंने इस dl को इस पॉइंट से शुरू किया, ब्लू वाले पॉइंट से, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको लेंथ ऑफ द रिंग के लिए। सो जब मैं पूरी लेंथ पे गोल घूमूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू 2π into r। सो इंटीग्रेशन ऑफ dl will be equal to 2πr। So it will be given by gmz divided by 2πr into r square plus z square की होल पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना मिला, 2πr।
यहाँ पे देखो 2πr न्यूमरेटर में, 2πr डिनोमिनेटर में, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट P कितना मिलेगा, Gmz डिवाइडेड बाय r² प्लस z² की होल पावर 3/2। समझ में आई बात? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ये तो क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कहाँ पे आई, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क। डायरेक्शन क्या आएगी आपके पास, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क, इस डायरेक्शन में। समझ में आया? पक्का? एक्सियल पॉइंट की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें समझ में आई। आगे देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। अब एक सर्कुलर आर्क की वजह से निकालेंगे, जहां पे मुझे ये गिवन है कि जो सर्कुलर आर्क है इसका मास है m, सर्कुलर आर्क के सेंटर से आर्क का रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। सो मुझे इसकी वजह से सेंटर C पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में अपनी एज्यूम करूंगा, जो कि सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन व्हाइट कलर वाली आ गई। इस सेंट्रल लाइन से टुवर्ड राइट हैंड साइड एट एन एंगल थीटा आई गो, और वहां पे थीटा एंगल चल के डी थीटा वेट का मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। क्या किया मैंने, थीटा एंगल चल के डी थीटा वेट का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी आएगी, आर डी थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू आर इंटू एंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। और इसका मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ दिस एलिमेंट, dm will be given by mass per unit length into length of the element, where the length of the element is equal to r d theta. mass per unit length कैसे आएगा हमारे पास, by taking कि जो हमारा इस आर्क का जो एंगल जो था, आर्क का टोटल एंगल, वो टोटल एंगल आपको गिवन है 5, आर्क का टोटल एंगल कितना गिवन है 5। इट मीन्स आर्क, पूरे आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक पूरे आर्क की लेंथ कितनी आएगी, r इंटू 5। सो आपका मास जो है वो r इंटू 5 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, m अपॉन r इंटू 5। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अपने लेंथ ऑफ द एलिमेंट से, विच इज बेसिकली r d थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, मास ऑफ द एलिमेंट। सो द मास ऑफ द एलिमेंट विल कम आउट टू बी m अपॉन 5 इंटू डी थीटा। कितना आ गया, m अपॉन 5 इंटू डी थीटा। अब इस छोटे एलिमेंट की वजह से जो मेरा सेंटर है, सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं डायरेक्शन। सो डायग्राम पे आओ, डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। सो द डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस लाइन, जिसको मैं ब्राउन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। बात समझ में आई? वो डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। छोटा सा मास था तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, छोटा वाला। तो हमने मैग्नीट्यूड को क्या लिख लिया, dg। डन। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। जो मेरा dg है वो है यहां पर। एंगल कितना बनाया था इसने वर्टिकल के साथ, थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, dg cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, dg sin थीटा। जो डिस्कशन हमने रॉड के लिए किया था कि रॉड के सेंट्रल पॉइंट से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएं या राइट हैंड साइड पे जाएं, एलिमेंट सेम मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आर्क में हमने जो अपना एलिमेंट जो माने वो सेंट्रल लाइन से टुवर्ड राइट हैंड साइड माने, सेंट्रल लाइन से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड भी मैं सेम एंगल थीटा पे डी थीटा वेट का एक छोटा सा एलिमेंट मान सकता था। वो एलिमेंट मेरे गिवन एलिमेंट के साथ क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सारे पैरामीटर सेम आते लेकिन डायरेक्शन क्या आती, अलग, जिसकी वजह से जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाता, कैंसिल आउट, और बचेगा कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये निकालूंगा, इफ dg इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ
dg is the gravitational field strength ड्यू टू dm, मास dm की वजह से, ड्यू टू मास dm। बताओ ये कितना आएगा? dg विल कम आउट टू बी g dm अपॉन r स्क्वायर। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना आएगा? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे? एट पॉइंट P इज इक्वल टू G विच विल बी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ कौन सा कंपोनेंट? जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आया? cos थीटा का। सो आपने क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ dg इंटू cos थीटा। पुट करो, dg की वैल्यू कितनी है? g इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर, और dm कितना है? m अपॉन फाइव इंटू डी थीटा। सो इस dm की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन से उठा के यहाँ पे पुट करो, और इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो यू विल गेट जी एम अपॉन फाइव आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। यहाँ तक तो हमने पुट कर दिया dg की वैल्यू को, और cos थीटा, और क्या बचेगा? cos थीटा। अब ये बताओ यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या आया? द वेरिएबल इज थीटा, और थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? फ्रॉम -5/2 टू +5/2। -5/2 से लेके +5/2 तक मेरा वेरी करेगा। जितने भी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रल साइन से बाहर ले जाओ। सो कैपिटल G m अपॉन 5 आर स्क्वायर तो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रल। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। सो यू विल राइट gm अपॉन 5 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और इसकी हम क्या पुट करेंगे? लिमिट्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी? फ्रॉम लोअर लिमिट विल बी -5/2 एंड द अपर लिमिट विल बी इक्वल टू +5/2। डन। लिमिट पुट करो। सो gm अपॉन 5 आर स्क्वायर विल बी अ कांस्टेंट। साइन थीटा में पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो दैट विल बी साइन 5/2 माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो तो दैट विल बी माइनस साइन ऑफ -5/2। नाउ यू ऑलरेडी नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे साइन ऑफ -5/2 जो आए इसको आप क्या लिख लोगे? माइनस साइन 5/2। सो इट विल बी gm अपॉन 5 आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 5/2 माइनस ऑफ माइनस साइन ऑफ 5/2। दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे मिलके? पॉजिटिव। तो साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 कितना हो जाएगा? 2 साइन 5/2 कितना हो जाएगा? 2 साइन 5/2। सो दिस क्वांटिटी विल कम आउट टू बी 2 साइन 5/2, एंड देयरफॉर द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंट्रल पॉइंट C will come out to be 2 gm sin of 5/2 divided by 5 r square। समझ में आया? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कहाँ पे आएगी? along this central line, along this central line in vertically upward direction। वर्टिकली अपवर्ड क्यों? क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। किस नेचर की है? अट्रैक्टिव नेचर की। सो इसलिए आप नेट डायरेक्शन क्या बोलोगे? टुवर्ड द आर्क इटसेल्फ। सो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया।